बच्चों, हमारा अध्याय 4 कंप्लीट हो चुका है। आज की कक्षा में हम थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे आगे जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं और प्रश्नों को हल करने वाले हैं थोड़ा सा आसान लगे और आपने जो पढ़ा है वो क्या हो, वापस से याद आ जाए। तो चलिए दोहरान देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा भाग 17 दोहरान। सबसे पहले हमने बात की थी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपको बताया, क्या बताया आपको, जब धारा बहती है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। धारा का क्या कहते हैं, इफेक्ट, प्रभाव, प्रवाह नहीं है ये, प्रभाव कहते हैं, इफेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले इसको किसने नोट किया था, तो सबसे पहले ऑरस्टोड ने नोट किया था। उनका प्रयोग आपको याद ही होगा। क्या किया था, एक परिपथ था, उसमें धारा प्रवाह कर रहे थे और वहां पे क्या किया उन्होंने, एक चुंबकीय सुई रखा था और वो देख रहे थे कि धारा जैसे ही प्रवाह कर रहे थे चुंबकीय सुई क्या कर रही थी, विक्षेप कर रही थी। फिर उन्होंने ये भी देखा कि धारा की दिशा बदली तो उसकी भी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तार को ऊपर रख के देखा, नीचे रख के देखा, तो काफी सारे इफेक्ट्स उन्होंने अनुभव किए थे। और ऑरस्टेड ने सबसे पहले बताया इस चीज को, क्या बताया, कि जब हम धारा प्रवाह करते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिला के चुंबकीय क्षेत्र यह हो गया कि किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहायुक्त वस्तु को लाने पर उसकी ओर आकर्षित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात, समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और चुंबकीय क्षेत्र के कई नाम थे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरण सदिश, चुंबक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, इनके नाम है जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो कैसी थी, एक सदिश राशि होती है। राशि अपन जानते हैं सदिश सदिश, तो ये कैसी होती है, सदिश राशि होती है। बात करें चुंबक के बल की, क्षेत्र में जब रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बल अनुभव होगा, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। दो समान ध्रुव होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो असमान ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबक क्षेत्र में लगने वाला बल क्या था, चुंबकीय बल था। यानी कहना चाहें तो हम ये कहेंगे, यदि कोई आवेशित कण गतिशील है, गतिशील के ध्यान रखना, तो वहां पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है, फिर भी उस पर कोई बल लग रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पे एक क्षेत्र होगा जिसे आप क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और ये जो बल लग रहा है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल होता है। इस बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और कोई आवेश मान लो आपका Q है और v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो आवेश पे लगने वाला बल क्या होगा, Fm बोलेंगे, चुंबकीय बल होगा। ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, वो बल किसके बराबर होता है, तो वो बल होता है Fm, यानी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, Q v क्रॉस b के बराबर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट अपने को खोलना आता है, ये क्या आता है, साइन थीटा होता है। और आगे क्या करते हैं, एन कैप लेते हैं। हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, आपको ये पता ही है क्या चीजें होती है, मालूम ही है। Q आवेश का परिमाण, v आवेश का वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा v और b के मध्य का कोण है, Fm बल है, एन कैप है, Fm की दिशा में एकांक सदिश, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी होती है, चुंबकीय बल की भी दिशा कैसी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए अपने पास 4 नियम है। एक तो है स्नो रूल, दूसरा है राइट हैंड थम्स रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, तीसरा है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल यानी स्क्रू पेंच का नियम भी बोलते हैं इसको, और चौथा है राइट हैंड पाम रूल, दाएं हथेली का नियम। तो ये 4 नियम हैं। इन 4 नियमों से हम क्या कर सकते हैं, दिशा देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें स्नो रूल की, हम इसकी बात कर रहे हैं। स्नो रूल, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार है, यदि तार में धारा आपकी क्या हो, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, धारा क्या हो, दक्षिण यानी साउथ से नॉर्थ में बहती है, और जो आपका सुई है, और स्टेट वाले नियम की बात कर रहे हैं, अभिष्ट तार कंपास सुई के ऊपर है, तार क्या है, सुई के ऊपर है, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाता है। यह स्नो रूल है, आर्स्टेड ने इसको देखा था। इस तरह समझ गए बात को। बात करूं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, आपको पता है, बताया हुआ है। इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, अगर धारा यूं जा रहा है तो मुड़ी हुई अंगुलियां, ये जो अंगुलियां मुड़ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह देखिए,
ठीक है। अगर अंगूठा नीचे कर दूंगा तो इस तरह, ठीक है। एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, दोनों चित्र आपको बताए गए। मैक्सवेल का कर्क पेंच का नियम, पेंच को आप जानते हैं कसना तो आता ही है आपको। पेंच को कसते हैं तो क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, तो ये भी यही है। यदि पेंच का नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये पेंच का नोक है और इसको कस रहा हूं तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो पेंच जिधर से घूमेगा, ये पेंच जिधर से घूमेगा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वो क्या होगी अपने पास, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऐसे ही बात करूं दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये इस तरह हाथ को हम फैला लें तो ये हथेली का नियम कहलाता है। इसके हिसाब से क्या है, ये कह रहा है कि धारावाही वर्ताकार कुंडली में दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरह फैलाएंगे तो वो तो चुंबकीय बल को दिखाएगा, लेकिन अगर मुड़ी हुई उंगलियां, ये उंगलियां जो मुड़ रही है वो धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। समझ गए बात को। चलिए हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल की भी दिशा देख लें। यहाँ पे धारावाही चालक पे बल की दिशा कैसे होगी। तो बल की दिशा के लिए सबसे पहला नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चित्र दिख रहा है आपको, आप इस तरह रख लीजिए। तो अंगूठा जो है वो देखिए इस तरह रख लें, अंगूठा तो क्या होगा, बल को दिखाएगा। ये वाली जो उंगली है मेरी, जिसको प्रथम उंगली बोल सकते हैं, है ना, ये बी को दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को। ये बीच वाली जो उंगली है, इस बीच वाली उंगली आई को दिखाती है। समझ गए बात को। कौन सा हाथ लेना है आपको, बायां हाथ लेना है। क्लियर। तो इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, आपने लिख रखा है बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा। ठीक है, तर्जनी ये वाली उंगली होती है, मध्यमा ये वाली उंगली होती है, बीच वाली। क्लियर। दूसरा नियम और है अपने पास दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको। हथेली को आप इस तरह रख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये रखा हुआ है अपने पास, इस तरह हथेली को। तो क्या होगा, अंगूठा तो धारा को दिखाएगा और ये फैली हुई जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, और इसके ऊपर जो लंबवत ये रखेंगे, ये लंबवत जो होगा ये क्या करेगा, बल को दिखाएगा, चुंबकीय बल को दिखाएगा। ठीक है, क्लियर। धक्का देने की स्थिति में होता है। बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति कैसी होती है, इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, लॉरेंज बल होना चाहिए। जब आपने तार में विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हो तो वहां पे विद्युत बल भी होता है और चुंबकीय बल भी होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है। तो लॉरेंज के अनुसार ये बताया गया। तो लॉरेंज के अनुसार क्या हुआ, विद्युत बल क्यू ई हो गया, विद्युत बल क्या हो गया, क्यू ई, और चुंबकीय बल हो गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इनको हल करते हैं तो ये एफ आता है, इसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, जहां पे दोनों चीज आ रही है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी कहते हैं स्थिति बदलती है, और विद्युत क्षेत्र के कारण भी स्थिति बदलती है। तो अगर आप आवेश पे लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना चाहते हैं तो थोड़ी देर पहले आपको ये बताया, एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी होता है। इसको खोलेंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा क्या है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का एंगल है। क्लियर। अब हम बात करेंगे आवेश की गति का अध्ययन करें जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, वो लंबवत गति करता है। तो मान लो लंबवत गति करेगा तो क्या होगा, वर्ताकार घूमने लगेगा। थीटा क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो ये वर्ताकार घूमेगा। ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, वही आपका एफ क्या निकलेगा, क्यू वी बी निकलेगा। अगर लंबवत ना होके वो क्या हो, आपका थीटा डिग्री पे हो, 0 से 90 डिग्री पे हो, तो यहाँ पे सर्पिलाकार चलता है। वो कैसा चलता है, सर्पिलाकार चलता है। इस तरह ये सर्पिलाकार चलता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है ना। बस आपको ये याद रखना, 90 डिग्री है तो वर्ताकार चलेगा, और 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण पे है, तो सर्पिलाकार होकर आगे की ओर बढ़ता है। यहां पे हमने एक बात की थी साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति थी जिसमें क्या कर रहा था, वो उसकी ऊर्जा को बढ़ा के आगे भेज रहा था, है ना। एक विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसकी सहायता से कम ऊर्जा वाले भारी धनावेश कणों को अत्यधिक उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन का चित्र बताया था आपको। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये डीज थी, दो डीज थी, नॉर्थ और साउथ पोल के मध्य हमने रख दिया था, और इसमें क्या हुआ था, बीच में क्या थी, विद्युत क्षेत्र था। तो क्या हो रहा था इसके अंदर, याद कीजिए, इस तरह ये गोल गोल घूम रहा था, है ना, और तेजी से घूमने लग गया था क्योंकि बीच में क्या था, विद्युत क्षेत्र था, और उसकी दिशा उसी में आ जाती थी। परिवर्ती यहाँ पे वो भी लगा हुआ था, परिवर्ती धारा लग रही थी, तो वो दिशा बदल रहा था। इस वजह से क्या हो रहा था, इसको स्पीड ले, जैसे इसके अंदर आता था स्पीड मिल जाता था, तो वो वर्ताकार पथ को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और एक स्पीड के साथ से बाहर निकल जाता है। बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाती है, जैसा कि चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन के उपयोग आपको पता ही है, कहाँ पे, नाभिकीय संगठन में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ भी आपको त्वरित करने की आवश्यकता है, किसी बिंदु या पथ को
बढ़ा करना चाहते हैं या फिर हम कण को त्वरित करना चाहते हैं, त्वरित करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों में भी किया जाता है ना। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या काम आते हैं, विभिन्न रोगों के उपचार के काम में लिया जाता है। बात करें बायो-सावर्त नियम, याद कीजिए एक बायो-सावर्त ने नियम बताया था। तो इस बायो-सावर्त के अनुसार क्या हुआ था कि किसी धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, उसके बारे में बताए थे आपको। क्या बताया था, पहला तो कहा था ये धारा के समानुपाती था, दूसरा अल्पांश के भी क्या था, समानुपाती था, दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था, है ना। तो इसको अपन ने पूरा हल किया। जब पूरा हल किए थे तो आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आया था, μ0 I डेल एल साइन थीटा बटे में 4 पाई और r स्क्वायर। μ0 बटे 4 पाई ये क्या था, नियतांक था। μ0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू रख सकते हैं अगर आप माध्यम की बात करते हैं तो। ठीक है, अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो वहां पे म्यू रखा जा सकता है। और अपने को ये पता है म्यू बराबर होता है μ0 और μr। क्लियर ये बातें, ये अपने को पहले से पता है, ये सिंपल रख सकते हैं। हम बात करें धारावाही कोई लूप है, उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, एकांक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप के अक्ष को क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर कार्यरत बल आघूर्ण ही क्या होता है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये भी अपन ने पढ़ रखा है। इसका मान जो होता है, याद रखने वाली बात है, m बराबर होता है NIA। m बराबर क्या होता है, NIA होता है। और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर टो अपॉन b भी लिख सकते हैं। दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां से हमारे पास देखिए b बराबर क्या है, 1t ले लें, है ना। जब ये ले लोगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के इनसे जरूरत नहीं है, अपने को ये दो सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, अपने को ये मोस्टली ये वाला सूत्र अपने को याद रखना है, m बराबर NIA होता है। एम्पियर का नियम, बायो-सावर्त सभी प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं था, हर प्रकार की चीजों को बता नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे एक आ गया एम्पियर। उसने क्या किया, थोड़ा सा आसान कर दिया। आसान शब्दों में यह हो गया कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद परिपथ या पथ बोल सकते हैं, है ना, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से पारित धाराओं के बीजीय योग और निर्वात की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बोलने में समझ नहीं आ रहा तो आप इतना सा याद रखिए, तो इससे आप बोल देंगे आराम से। ठीक है, इस सूत्र से हमें याद रखना है। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग थे, उन सूत्रों को आपको याद करना चाहिए। इसी पे आधारित थे अपने पास एक परिनालिका आपको बताया था क्या होता है, एक छोटा सा तो क्या होता है, उसका सर्किल होता है, वृत्त होता है, जो वृत्त छोटा सा होता है, लंबाई ज्यादा होती है, यानी बेलनाकार होता है। उस बेलनाकार नलिका पे क्या होता है, विद्युत रोधी तार क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास लपेटे होते हैं। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। यानी एक अधिक लंबाई और कम त्रिज्या का कुचालक वह खोखला पाइप जिसपे विद्युत तार लिपटे हुए हैं, परिनालिका कहलाती है। तो पूछ सकते हैं आपसे परिनालिका क्या होती है, तो बता सकते हैं। कुछ परिनालिका की महत्वपूर्ण बातें थी, वो थी आपकी क्या, लंबाई क्या होती है, व्यास की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये तो अपने को दिखता है। काम की बात यह है बच्चों कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ये काम की बात है। और कितना होता है, तो वो ये होता है B बराबर μ0 NI। n फेरों की संख्या है और I क्या है, धारा है। ठीक है, ये काम की चीज है इसके अंदर। ऐसा ही हमने एक टोरोइड की बात की, परिनालिका को अगर घुमा के मोड़ दें तो वो क्या होता है, टोराइड हो जाता है। तो ये टोराइड का आपका चित्र आपके सामने है, इस पे हमने डिस्कस किया था। इसके संबंध में हमने क्या देखा कि किसी आदर्श टोराइड जिसके फेरे सटाकर लिपटे होते हैं, है ना, उसके लिए टोराइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नियत रहता है। ये भी काम की बात है। और इसका भी सेकंड पार्ट काफी काम की चीज है कि इसके अंदर क्या होता है, टोराइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान टोराइड के अंदर और बाहर क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और जबकि इसके क्रोड पर क्या होता है, B बराबर μ0 NI होता है। पूछा जा सकता है, अंदर बाहर तो 0 होता है, लेकिन क्रोड पे क्या होता है, B बराबर μ0 NI होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपके समझ में आ गई होगी, परिनालिका और टोराइड। डिटेल से देखने के लिए पूरा वीडियो बना हुआ है अपने पास। ठीक है, अब ये टोराइड के क्रोड पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी होगी, उसकी दिशा होती है वृत्तीय पथ के अनुदिश। टोराइड को हम अंतहीन परिनालिका भी कहते हैं, है ना। और अभी आपने देखा टोराइड के क्रोड पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, समान आता था। तो ये भी बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, कहां पे, क्रोड पर। ठीक है, ये कुछ मेन चीजें हैं आपकी। बात करूं मैं वर्ताकार विद्युत धारा पास का चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है।
तो आपको ये बताया था कि वहां पे त्रिज्या ए क्या होती है, एक्स की तुलना में काफी छोटी होती है। एक्स क्या है, अपन कुछ दूरी पे जो ले रहे हैं वो बिंदु है। तो यहाँ पे अपन ने हल किया था, इस ए स्क्वायर को छोड़ दिया, छोटी थी, और यहाँ से पावर 2 से पावर 2 को काट दिया, पावर 3 बन गया था। इसको कंप्लीट हल किए थे तो हम यहाँ पे आ चुके थे। ये रिजल्ट अपने को याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे m भी लिखा जा सकता है, m क्या है, NIA को हमने क्या किया, m लिख दिया। तो ये सूत्र भी अपने काम आता है, अलग अलग प्रश्नों को हल करने के लिए अलग अलग हिसाब से काम आता है। और ये भी बताया था आपको कि एक छोटा धारावाही लूप एक छोटे छड़ चुंबक की तरह ही क्या करता है, व्यवहार करता है। छड़ चुंबक के बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा और करेंगे, सिंपल चुंबक की भी बात करेंगे। अब बात करूं मैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्ष गति से उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण की गणना क्या होती है। मैंने यहाँ पे आपको गणना करके बताया था कि Q का मान वहाँ क्या करेंगे, -e रख देंगे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता ही है, ये सब सारी चीज़ें मालूम है। साथ में हमें ये भी पता था कि उसकी कक्षीय गति जो होती है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे L क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया था कोणीय संवेग किसका गुणज होता है, आपको पता ही किसका होता है, h/2π का पूर्ण गुणक होता है ये। तो L की जगह हम क्या करेंगे, NH/2π रखते हैं, और ये सारे मान रखते हैं, ये सारे मान रख दिया। H का मान आपको याद रहता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल × सेकंड होता है। ये सारे मान को रखोगे तो तब जाके अपने पास क्या होगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में हमने क्या किया था, इसको UB बोला था, μB, EH/4πme को इसका नाम दिया था हमने क्या, बोर मैग्नेटॉन। इसका नाम क्या दिया था हमने, बोर मैग्नेटॉन दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है एक बोर मैग्नेटॉन में मान कितना होता है, तो ये होता है अपने पास, ठीक है। चलिए, ये सारे मान प्राप्त करने के बाद आपके पास आंसर ये आएगा 9.2 × 10⁻24। फिर बात की थी हमने धारावाही आयताकार कुंडली पे आरोपित बल व बल आघूर्ण की गणना। ये चित्र याद होगा आपको, याद है ना। तो इस पे हमने हल किया था और आपको ये बताया था कि इसी सिद्धांत पे कौन कार्य करता है, विद्युत मोटर भी क्या करता है, इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर आपको ये भी बताया था कि धारा की दिशा अगर हम बदलते हैं तो आकर्षित भी होती है, प्रतिकर्षित भी होती है ना। अगर धारा एक ही दिशा में थी तो क्या हुआ था, धारा विपरीत दिशा में थी तो क्या हुआ था। कुछ वीडियोज आप देखिए, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण का मान आया था इसके अंदर, तो यहाँ पे टोटली जो बल आघूर्ण आया था, टो आया था IAB sin θ के बराबर आया था। किसकी बात कर रहा हूँ, इस पे आयताकार कुंडली के लिए, ठीक है। फिर अपन बात करें किलकित कुंडली गैल्वेनोमीटर। किलकित कुंडली गैल्वेनोमीटर से पहले मैंने आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था। गैल्वेनोमीटर क्या थे, दो प्रकार के थे, है ना। दो प्रकार में से हमने क्या किया, निलंबित वाला लिया था भाई, एक चल कुंडली वाला था, याद करो दो प्रकार के बताए थे। तो उसमें हमने एक लिया था अपने पास क्या, किलकित कुंडली के बारे में आपको बताया था। दो कुंडली थे आपके पास गैल्वेनोमीटर, तो निलंबित वाले था, एक ये था अपने पास किलकित, है ना। किलकित का एक नया नाम बताया था, धुराग्रस्त भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक नाम और बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो एक नाम और बताया था इसका मैंने, वेस्टर्न। इसको क्या कह सकते हैं, वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। ये किलकित कुंडली जो है अपने पास या धारामापी है, ये बहुत काम आता है। क्यों, इसी की सहायता से उसको हम क्या कर सकते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। यानी ये गैल्वेनोमीटर जो है उसको एमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करते हैं तो वहाँ पर एक शंट की आवश्यकता होती है। बात करें ये शंट क्या होता है, अपन सोचें ये शंट क्या होता है। तो ये शंट क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका अल्प प्रतिरोध होता है। कितना होता है, बहुत ही कम होता है, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर की परिभाषा इसी के हिसाब से बनाई जा सकती है ना, शंट प्रतिरोध की सहायता से। इस शंट प्रतिरोध का हमने मान भी निकाला था, बहुत ही कम होता है। अपन ये सारे कैलकुलेशन किए थे, ये अपने पास आ गया था। तो यहाँ पे हम एमीटर बदलना चाहते हैं, इसी पे आधारित हमने एमीटर की परिभाषा बोली थी कि एमीटर एक अल्प प्रतिरोध किलकित कुंडली धारामापी है जिसका उपयोग परिपथ में धारा मापने में किया जाता है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, खुद एमीटर परिपथ में क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। ये खुद तो श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रतिरोध लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बदलने के लिए उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। क्लियर। वहां पे आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर का कुछ तो प्रतिरोध होता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोध क्या होता है, और बढ़ जाता है ना भाई। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के और बढ़ जाएगा। तो इसको क्या करें, इसको धारा का मान में कमी वगैरह लाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ त्रुटि आती है, इसी के लिए वो शंट लगाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, इस त्रुटि को कम करने के लिए एक हम अल्प प्रतिरोध लगाते हैं जिसको शंट कहते हैं। इसका हमने कैलकुलेशन वगैरह किया था, और कैलकुलेशन करके हमने क्या किया, रिजल्ट प्राप्त किया था। आपने देखा था उस शंट के बाद बराबर ही आया था। फिर हमने बात की कि इसको जब हम वोल्ट मीटर में बदलें,
वोल्ट मीटर में बदलें तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करें, तो वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध की किलकित कुंडली धारा मापी है। यहां पे क्या चाहिए, उच्च प्रतिरोध लगाना होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध लगाना होता है। कौन से क्रम में लगाओगे, पिछली बार आपने कौन से क्रम में लगाया, समांतर क्रम में। यहां क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में। जैसे ही उच्च प्रतिरोध लगाऊंगा प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने से धारा कम हो जाती है। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मापना होता है। और वोल्ट कब मापेगा, जब धारा बहुत ही कम बहे उसके अंदर से। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसमें धारा का मान क्या होना चाहिए, शून्य के लगभग बराबर होना चाहिए। यानी प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। चूंकि ऐसा संभव है नहीं, अनंत प्रतिरोध संभव नहीं है, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, विभव मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस पे ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका वोल्ट मीटर है वो परिपथ में हमेशा क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में हमेशा क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। ये इसकी बनावट वगैरह है, ये चीज़ें आपने पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बात करें इनके आपस में कुछ क्या करें, तुलना कर लें वोल्ट मीटर का और एमीटर का। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि वोल्ट मीटर क्या काम आता है। वोल्ट मीटर विभव नापने के काम आता है, यानी दो बिंदुओं में जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वो वोल्ट मीटर मापता है। उस परिपथ में धारा कितनी बह रही है, जिसके कारण विभवांतर हुआ, जिसके कारण आपका विभवांतर हुआ, वो धारा कितनी बह रही है, ये एमीटर नापता है। वोल्ट मीटर देखिए लिख लिए, यह परिपथ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के प्रयुक्त किया जाता है। जबकि ये किसके काम आता है, ये आपके क्या होता है, धारा मापने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा बात की हमने वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर धारा मापी कुंडली के श्रेणी क्रम में क्या होता है, उच्च प्रतिरोध को जोड़ के बनाया जाता है। जबकि इधर क्या होता है, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध, जिसको शंट कहते हैं, उससे बनता है। परिपथ के अंदर जब वोल्ट मीटर को लगाया जाता है तो समांतर क्रम में लगाया जाता है, जबकि एमीटर को खुद को किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर आदर्श की बात करते हो तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और आदर्श एमीटर की बात करते हो तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध से आप समझ सकते हैं जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो वोल्ट मीटर, और जिसका प्रतिरोध कम है वहां पे आप चर्चा करेंगे एमीटर की। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, थोड़ा सा हमने क्या किया, हल्का फुल्का रिवीजन किया, डिटेल में आपको बता दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, उसके बाद उदाहरण को देखेंगे। तो हम अगले वीडियो में आएंगे उदाहरण लेके, उन उदाहरणों को हल करेंगे। फिर उसके बाद अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए, पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए उनको भी हल करेंगे। और अंत में आपके लिए मैं लेके आता हूं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं, उसको भी करेंगे। तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।